अगले दिन शाम को वो दोनों सम्राट से मिलने बियर बार जाते हैं। सम्राट बियर बार के कोने में अकेला बैठकर बियर पी रहा था। वो दोनों उसके पास जाकर बैठते हैं। मोहन कहता है, कैसे हो सम्राट? सम्राट कुछ नशे की हालत में था। वो मोहन को पहचान नहीं पाता। सम्राट अपनी आंखें बारीक करके देखता है और पहचानने की कोशिश करते हुए पूछता है, कौन? मोहन बताता है, मैं मोहन, हरिभाऊ का बेटा, जो आपके पिताजी के साथ काम करते थे। सम्राट अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करता है और नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, ओ मोहन, हरि काका का बेटा। क्या बात है, पहले सम्राट भाई कह के पुकारते थे और अब सम्राट भाई से सीधे सम्राट। एक वक्त था जब हम बड़ी शान और शौकत से जीते थे। हमारा बड़ा रुतबा था। साला हमसे दौलत क्या छिन गई, हम तो राजा से मामूली आदमी बन गए। विजय उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अगर वही शान शौकत और चैन की जिंदगी वापस दिलाने में हम तुम्हारी मदद करें तो? आगे मोहन कहता है, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम अपने बाप और भाई से तो क्या, इस शहर के सबसे बड़े और अमीर आदमी बन जाओगे। विजय और मोहन की ये बात सुनकर सम्राट का नशा उतर जाता है। वो अपने होठों से ग्लास नीचे रखते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम मुझसे मजाक वजाक तो नहीं कर रहे? विजय कहता है, ये कोई मजाक नहीं, हम पूरी तरह सीरियस है इस मामले में। तुम हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन कहता है, हाँ, हम तीनों का लक्ष्य एक ही है, अमीर बनना। और जब तीनों की मंजिल एक है तो रास्ते भला क्यों अलग अलग तय करें? एक साथ मिलकर काम करते हैं और इस जालिम दुनिया को अपने कदमों में झुका देते हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे हम तीनों को लाखों करोड़ों का फायदा होगा। करोड़ों की बात सुनकर सम्राट का बचा कुचा नशा भी उतर जाता है। वो थोड़ा गंभीर होकर कहता है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या प्रस्ताव है? फिर विजय बताता है, हमारे पास करोड़ों की कीमत का एंटीक माल है जिसमें सोने और चांदी के सिक्के, गहने, कड़े, रत्न, कमरबंद, बाजूबंद, मुकुट, सोने की अशर्फिया, हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ है जिसे हम सीधे सीधे नहीं बेच सकते। इसीलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है, जो हमें ये सब गोल्ड ब्लैक मार्केट में बेचने में मदद करेगा। हीरे और जवाहरात की बातें सुनकर सम्राट की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो तुम, मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। मोहन पूछता है, वो कैसे? तब सम्राट बताता है, आजकल एंटीक ज्वेलरी और हीरे जवाहरात जैसे साजो सामान की विदेशों में भारी डिमांड है। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, पर सप्लाई उस मात्रा में नहीं हो पाती। अगर तुम बड़े पैमाने में सप्लाई कर सकते हो तो फिर मैं अपने विदेशी क्लाइंट से बात आगे बढ़ाता हूँ। विजय कहता है, तुम सप्लाई की चिंता मत करो, तुम बस इतना बताओ कि माल किसे और कहाँ डिलीवर करना होगा। तभी मोहन बीच में दखल देते हुए कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, माल की डिलीवरी और पेमेंट वो भी कैश में, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। सम्राट कहता है, तुम उस बात की फिक्र मत करो, माल की हर डिलीवरी पर उसी वक्त पेमेंट कैश में होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये डील मैं करवा रहा हूँ तो हर डील में मेरा हिस्सा होगा, मतलब मुझे प्रॉफिट में पार्टनरशिप चाहिए। विजय कहता है, अब तुमने पार्टनरशिप की बात कही है तो पहले ही सब बातें क्लियर हो जाना ज़रूरी है। तो हिस्सेदारी होगी 80-20, यानी कि हमारा हिस्सा होगा 80% और तुम्हारा होगा 20%। सम्राट थोड़ा गुस्से से कहता है, सिर्फ 20%? मेरा हिस्सा थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये डील नहीं होगी। विजय और मोहन एक दूसरे की ओर देखते हैं। मोहन कहता है, देखो भाई, तुम्हें सिर्फ हमारी डील करवानी है, जिसके लिए हम तुम्हें पहले ही बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। हम तो इससे भी कम हिस्सा देने वाले थे, लेकिन ये हमारी शराफत है कि तुम्हें 20% दे रहे हैं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में।
सोच लो, सम्राट के लिए ये सौदा फायदेमंद था और वो इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वैसे भी उसे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो झट से इस ऑफर के लिए मान जाता है। सम्राट कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अपने कांटेक्ट से बात करके तुम्हें बताता हूँ। कल ठीक इसी वक्त रेलवे स्टेशन के पीछे एक गोडाउन है, वहाँ पर आ जाना और साथ में सैंपल के तौर पर कुछ लेकर आना। कल ही क्लाइंट से मीटिंग करके सारी बातें तय कर लेते हैं। विजय और मोहन हामी भरते हुए कहते हैं, ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे, लेकिन देखना कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं चाहिए, वरना अगर हम डूबे तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। ये पहली बार था कि भोले भाले दिखने वाले दो दोस्त अब धीरे धीरे खतरनाक बनते जा रहे थे। सम्राट उन दोनों को विश्वास दिलाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर सम्राट जिज्ञासावश पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतना सारा माल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब मोहन एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, तुम बस आम से मतलब रखो सम्राट बाबू, बाकी सब हम पर छोड़ दो। अगले दिन उस अनंत संदूक में से कुछ जवाहरात एक पोटली में छिपाकर दोनों दोस्त रेलवे स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में बने गोडाउन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर सम्राट अपने एक क्लाइंट के साथ मिलकर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तभी मोहन और विजय वहां पहुंचते हैं। वहां पर सम्राट उन दोनों को अपने क्लाइंट से मिलवाता है। सम्राट कहता है, इनसे मिलो, ये है मिस्टर ललवानी, और ललवानी जी, ये है विजय और मोहन, इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा था। ललवानी विजय और मोहन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है। जहां ललवानी महंगा 3 पीस सूट और पैरों में महंगे जूते पहने हुए था, वहीं विजय और मोहन शर्ट पैंट और पैरों में चप्पल पहने हुए थे। ललवानी सम्राट को दूसरी तरफ ले जाकर गुस्से से कहता है, ये तुम मुझे किन भिखारियों से मिलवाने लाए हो? मैं लाखों करोड़ों के सौदे करता हूँ और इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कभी सपने में भी लाखों करोड़ों की बात नहीं की होगी या फिर सुनी होगी। तभी विजय आगे आकर कहता है, सेठ जी, सिर्फ महंगे कपड़े पहनने से इंसान नहीं बदल जाता। इंसान की पहचान उसके कपड़ों की मोहताज नहीं होती। काम तो आपके क्रिमिनल वाले हैं और रसूख तो ऐसा दिखा रहे जैसे आप कहीं के कलेक्टर हैं। ललवानी गुस्से से कहता है, ए लड़के, जबान संभाल के बात कर। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम जैसे चूजे अंडे से निकले नहीं कि उछलने लगते हो। ज्यादा उड़ोगे तो कहाँ गायब कर दूंगा ना, पता भी नहीं चलेगा। मोहन आगे आकर तैश में कहता है, ये धमकी किसी और को देना चचा, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये पैसों का घमंड बोल रहा है। याद रखिए, पैसों के पैरों में पहिए लगे होते हैं। आज आपके पास है, कल हमारे पास होंगे। और ये जो आप धमकी दे रहे हैं ना कि ऊपर तक पहुंच है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊपर बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। उन्हें इंसानों से कोई मतलब नहीं होता। इंसान बदलते रहते हैं, बस एक ही चीज़ कभी नहीं बदलती, वो है पैसा, जो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना यकीन है कि कल ज़रूर होगा। इसलिए हमारे कपड़ों में खोट निकालने के बजाय हम जो माल लाए हैं, कृपया उसे परखिए। अगर उसमें खोट निकलती है तो अभी इसी वक्त आपसे माफ़ी मांगकर यहाँ से चले जाएंगे। सम्राट बीच में दखल देते हुए कहता है, हाँ ललवानी जी, आप भी कैसी बचकानी बहस में पड़ गए। जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। मुझे यकीन है कि अगर एक बार आप इनका माल देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्वालिटी और डिज़ाइन आपने कभी नहीं देखी होगी। ललवानी थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ठीक है, देख लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। सम्राट कहता है, ठीक है, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो डील पक्की। ललवानी कहता है, वो मैं माल देखने के बाद तय करूंगा। फिर विजय अपनी पोटली खोलकर ललवानी को सोने और हीरे के गहने दिखाता है, जिसे देखकर ललवानी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गहनों की चमक से ललवानी की आंखें चौंधिया जाती है। ऐसी एंटीक और अनोखी बनावट के गहने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो अपने असिस्टेंट से चेक करवाता है। वो 100% शुद्ध और खाली सोने से बने हुए गहने थे।
इस बात को ललवानी का असिस्टेंट भी कंफर्म करता है। असिस्टेंट बताता है, ललवानी सर, इस तरह की क्वालिटी के सोने के गहने और ये हीरे जवाहरात मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये बिल्कुल ओरिजिनल और 101% खालिस है। इसे विदेशी मार्केट में बेचकर काफ़ी पैसा मिल सकता है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ललवानी को भी लालच अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ललवानी थोड़ा नम लहजे में कहता है, देखो बच्चों, इस लाइन में कभी कभी धोखेबाज और फरेबी लोगों से भी पाला पड़ जाता है, इसीलिए सब पर शक करने की एक आदत सी हो गई है। तो मेरी बात का बुरा मत मानना। पिछली सारी बात भुलाकर हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं ये डील करना चाहता हूँ, तो क्या कहते हो तुम दोनों? विजय और मोहन एक दूसरे की ओर देखते हैं और आपस में कुछ तय करके मोहन कहता है, ठीक है, हमें मंजूर है। ललवानी कहता है, तो तय रहा। कल रात ठीक इसी समय तुम माल लेकर यहाँ आ जाना, यही सौदा कर लेंगे। विजय कहता है, हम माल लेकर आ जाएंगे, आप सिर्फ कैश तैयार रखना। ललवानी के साथ दोनों की डील पक्की हो चुकी थी। वादे के मुताबिक मोहन और विजय रात को माल लेकर गोडाउन पहुंचते हैं। अपने सामने वो बेशकीमती खजाना देख एक बार फिर ललवानी और सम्राट दोनों की आंखें उसकी जगमगाहट से भर जाती है। इतना अनोखा और एंटीक बनावट का खजाना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। माल की डिलीवरी देने पर विजय और मोहन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। एक तरफ ललवानी इतनी बढ़िया क्वालिटी का सोना पाकर खुश था, तो दूसरी तरफ विजय और मोहन ढेर सारा पैसा मिलने से खुश थे। इन पैसों से उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली थी। ललवानी उस खजाने को अपने विदेशी क्लाइंट को बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाता है। इतना बढ़िया और एंटीक खजाना पाकर विदेशी क्लाइंट भी खुश हो जाता है और बड़ी मात्रा में सप्लाई करने को कहता है। ललवानी को विजय और मोहन की कीमत समझ में आती है कि ये दो लड़के बड़े ही काम के हैं, इसलिए अब वो इन्हें अपना पार्टनर बनाने की सोचता है। ललवानी विजय और मोहन पर बहुत ही खुश था और उन्हें हर डील पर मुनाफे के साथ एक्स्ट्रा कमीशन भी देता था। विजय और मोहन के घर के हालात अब धीरे धीरे सुधरने लगे थे और दोनों ने अपना सारा कर्जा चुका दिया था। जिन पैसों की कमी की वजह से मोहन के पिता का ऑपरेशन रुका हुआ था, वह पैसा आने के बाद कामयाबी से पूरा हुआ था। दोनों के ऊपर जितना भी कर्जा था वो सब हट चुका था। एक वक्त था जब पैसों की कमी की वजह से वो अपनी इच्छाओं और शौक का गला घोट देते थे, और आज पैसे आने के बाद उन्हीं इच्छाओं और शौक को पूरा करने के काबिल हो गए थे। विजय और मोहन के घर वालों को आश्चर्य हो रहा था कि बच्चे इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे कमा रहे हैं। विजय की माँ ने एक बार विजय से पूछा, बेटा तुम तरक्की कर रहे हो, ये बात अच्छी है और मैं खुश भी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? विजय अपनी माँ को बताता है कि वो एक सेठ के साथ एक बिजनेस में भागीदार है और बिजनेस में मुनाफा होने की वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। विजय अपनी माँ से कहता है, बस तू मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं अपने बिजनेस में ऐसे ही तरक्की करता रहूं। माँ उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है विजू, तुम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। बस फिर क्या था, विजय और मोहन की तरक्की की रफ्तार बढ़ती ही चली गई और कभी नहीं रुकी। एक ही साल में उनकी आमदनी दुगनी हो गई। विजय और मोहन ने अब बड़ा बंगला बना लिया था। उनका बंगला शहर का उस वक्त का सबसे बड़ा और आलीशान बंगला था। फिर आया साल 1994। दोनों ने अपने मुनाफे से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उन दोनों को अपार सफलता मिली। जिसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट के फील्ड में अपने कदम रखे। वहाँ पर भी उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। अलग अलग कंपनियाँ जैसे कि इस्पात और टेक्सटाइल्स जैसी और भी कई कंपनियों में वे निवेश करते चले गए। वे अब शहर के बेहद बड़े और रसूखदार आदमी बन चुके थे। जो रिश्तेदार और दोस्त कभी उन्हें पूछते भी नहीं थे, वे लोग भी उन्हें ढूंढकर उनके साथ अपनी पहचान और रिश्तेदारी निकालने लगे। पैसा होती ही ऐसी चीज है, पल में रंग को राजा बना देती है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता उसे तो लोग पूछते भी नहीं।
लेकिन उसी आदमी के पास अगर अचानक कहीं से पैसा आ जाए और वो इतना अमीर बन जाए कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सके, तब वही रिश्तेदार जिन्होंने मुसीबत में उसका साथ छोड़ दिया था, जो उसे कभी पूछते भी नहीं थे, वही रिश्तेदार अब उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं। विजय और मोहन ने ऐसे थाली के बैंगनों की भी ठीक तरह से खातिरदारी की। ऐसे लोगों को शाल में जूता लपेटकर उन्हें अच्छे से सबक सिखाया। दोनों के घरवाले उनकी तरक्की से खुश थे। जहां उनकी तरक्की पर कुछ लोग खुश थे, तो उनकी तरक्की पर चलने वालों की भी कमी नहीं थी। उन्होंने सम्राट और ललवानी जैसे बिचौलियों को हटाकर विदेशी क्लाइंट से डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया था। अब उनका माल स्मगलिंग के जरिए सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और अरब जैसे देशों में सीधे जाकर बिकता था, जिनसे उन्हें ढेर सारा मुनाफा होता था। सम्राट और ललवानी जैसे लोग उनसे बेहद नाराज थे और उनसे बदला लेना चाहते थे। लेकिन विजय और मोहन अब इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अपने पैसों की ताकत से उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को खरीदकर अपनी जेब में रखा था। उन्होंने सम्राट और ललवानी जैसे बीच के दलालों का पत्ता कब का साफ कर दिया, और जो कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसे तो वो इस दुनिया से ही गायब कर देते। 2-3 साल पहले दो भोले भाले और मासूम लड़के अब एक शातिर और बेहद ही खतरनाक मुजरिम बन चुके थे। उस अनंत संदूक से वो चाहे जितना खजाना निकालते, उस अनंत संदूक का खजाना कभी भी कम नहीं होता था। वो हमेशा वैसे का वैसा ही भरा हुआ रहता था। इस बात से वो दोनों खुश थे। विजय का भाई सदाशिव भी पढ़ लिख कर अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। सब कुछ सही चल रहा था। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापार में हर बार उन्हें सफलता मिल रही थी। फिर उन दोनों ने बड़े घर की 2 खूबसूरत लड़कियों से शादी कर ली। उनका परिवार फल फूल रहा था। पैसों की तो जैसे कोई कमी ही नहीं थी। वो जिस चीज पर भी उंगली रख देते, वो चीज उनकी हो जाती। घमंड तो जैसे उनकी नाक पर बैठा रहता। लालच, अहंकार और ईर्ष्या उनकी पर्सनैलिटी का एक अविभाज्य अंग बन चुके थे। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। सब पैसों की गर्मी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितना ऊपर उड़ता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। कुछ ऐसा ही भाग्य उन दोनों का निकट भविष्य में इंतजार कर रहा था। उनके चारों ओर सफलता, शोहरत और पैसा ही पैसा था। इसी वजह से वो दोनों काफी घमंडी और बेईमान बन चुके थे। जैसे जैसे वो लोग उस अनंत संदूक से खजाना निकालते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके अंदर लालच, अहंकार और ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। वो खजाना तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और यहाँ उनके अंदर की भोग वासनाएं भी बढ़ती जा रही थी। विजय तो अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई औरतों के साथ रास लीला करने में दंग था। उसने अपनी दौलत अब पराई औरतों पर लुटाना शुरू कर दिया था, जिसका उसकी पत्नी को एहसास हो गया था। उसके और उसके पत्नी के बीच में अब दरारें पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। मोहन का हाल भी इससे कुछ जुदा नहीं था। एक समय था जब दोनों दोस्त सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज वही दोस्त एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे थे। एक को हमेशा दूसरे से सब कुछ ज्यादा ही चाहिए होता था। उनके स्वभाव में काफी फर्क आने लगा था। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। अगर कोई उनके सामने मुंह खोलने की कोशिश करता, तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता। सारी दौलत और शोहरत उनके अकेले के हिस्से में आती थी। इसी वजह से उनके दोस्त कम और कई दुश्मन बन गए थे। विजय और मोहन की दोस्ती उन दोनों की ताकत थी, लेकिन उनके बीच पैदा हुए मनमुटाव ने उन दोनों को अलग कर दिया था। एक समय था जब वो दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, लेकिन आज के समय में वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। दोनों दोस्त एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं भाते थे। इसी बात का फायदा उनके दुश्मनों ने लिया। एक दिन मोहन को अकेले पाकर उनके दुश्मनों ने मोहन पर जानलेवा हमला किया। उस पर कई गोलियां चलाई, जिसमें मोहन की मौत हो गई। लेकिन मोहन की मौत का विजय को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो तो खुश था कि उसका प्रतिस्पर्धी अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिनों बाद उनके दुश्मनों ने विजय पर भी हमला किया, लेकिन विजय उस हमले से बच गया।
और उसने अपने दुश्मनों को बराबर सबक सिखाया। विजय उनके हमले से तो बच गया था, लेकिन नियति के हमले से वो नहीं बच पाया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। कुछ दिनों बाद विजय की भी मौत हो गई। जीवन भर उसने जितनी माया, जितनी दौलत इकट्ठा की थी, उसमें से वो कुछ भी ऊपर अपने साथ नहीं ले जा सका। अपने अंतिम समय में वो बस अपने पुराने दिनों को, अपने दोस्त को और अपने परिवार को याद करता रहा। उसकी अंतिम यात्रा के वक्त जब उसके पार्थिव शरीर को शमशान में जलाने के लिए लाया गया, तब रतनलाल भी वहीं पर मौजूद था। उसे बहुत साल पहले की बात याद आई। उसने देखा था कि उस रात उस खड्डे में से बाहर निकलते वक्त लालच, ईर्ष्या और अहंकार, ये तीनों असुर रूपी दानव उनके साथ बाहर निकले थे। वो 3 दानव अदृश्य रूप से हमेशा से ही उनके आसपास मौजूद थे। वो हर कदम पर उनकी इसलिए मदद करते थे ताकि उनके मन में लालच, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ता रहे, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। रतनलाल मन में सोचता है, काश इन दोनों ने उस रात मेरी बात मान ली होती। जिस गुप्तधन को पाने का जुनून इन दोनों पर सवार था, वही गुप्तधन इन दोनों के पतन का कारण बना। उसी दिन से ईर्ष्या, अहंकार और लालसा से उन दोनों का पतन शुरू हो गया था, जिसने उनकी बलि ले ली। विजय और मोहन दोनों पक्के दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। विजय की मौत के साथ गुप्तधन से भरा हुआ वो अनंत संदूक भी गायब होकर अपने मूल जगह पर वापस चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। साल आया 2020। रात का वक्त था। दिलीप अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसने कोई सपना देखा था। वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाता है कि तभी अचानक उसे बहुत सारे सिक्के एक साथ बज रहे हो ऐसी आवाज आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।